Hello students, myself Sunita Gehlot with a new e-content topic socialization that is सामाजिकरण। अर्थ एवं परिभाषा। सामान्य तौर पर सामाजिकरण की अवधारणा का संबंध उन प्रक्रियाओं से है जिनके द्वारा व्यक्ति को सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों से परिचित कराया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह एवं समाज के मूल्यों, जन रीतियों, आदर्शों एवं सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। यह परिभाषा A.W. ग्रीन द्वारा बताई गई है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति के विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों और प्रमाणों को ग्रहण करते हैं। स्टोवर्ट एवं ग्लिन के अनुसार सामाजिकरण के द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है। इसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों और मानकों को समझने और स्वीकार करने की प्रेरणा मिलती है। निश्चित रूप से मनुष्य दूसरे व्यक्तियों के द्वारा अंतःक्रिया करके ही सही व्यवहार करना सीखता है। उसे अपने अधिकारों, दायित्वों एवं कर्तव्यों का ज्ञान भी सामाजिकरण के द्वारा ही होता है। तो ये था इसके अर्थ एवं परिभाषाएं। अब हम इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। सामाजिकरण की विशेषताएं। पहला है सीखने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सामाजिकरण सीखने की प्रक्रिया है। सभी प्रकार की बातें और विचार सीखना सामाजिकरण के क्षेत्र में नहीं आता है, बल्कि उन व्यवहारों, मूल्यों जो समाज द्वारा स्वीकृत है को सीखना और जानना ही सामाजिकरण है। दूसरी विशेषता है संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कल्चरल एसिमिलेशन। सामाजिकरण व्यक्ति को सांस्कृतिक मूल्यों, मानकों एवं सामाजिकरण व्यवहारों को सीखने का ठोस माध्यम है। तीसरी विशेषता स्वयं का विकास, सेल्फ डेवलपमेंट। सामाजिकरण से व्यक्ति में जागरूकता आती है और वह जानने लगता है कि दूसरे व्यक्ति उसके बारे में क्या विचार कर रहे हैं। यह एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। सामाजिकरण जन्मजात चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति समाज में रहकर जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ, किसी न किसी प्रकार अवश्य सीखता है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक वह अनेक परिस्थितियां धारण करता है और उनके अनुसार अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करना सीखता है। जन्म के प्रारंभिक वर्षों में भाई बहन, माता पिता से व्यवहार करना सीखता है। युवावस्था में दादा, नाना, ससुर आदि का पद ग्रहण कर संबंधित व्यक्ति के अनुरूप भूमिका का निर्वाह करता है। समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया, मतलब कि फंक्शनल जो वो मेंबर है वो बनने का प्रोसेस भी सामाजिकरण ही है। इसी के द्वारा वह प्राणी शास्त्रीय प्राणी से सामाजिक प्राणी का रूप धारण करता है। किस पद पर रहकर कैसा व्यवहार किया जाए, यह सब सामाजिक संपर्क से सीखता है। बहुत सारे अपने कार्यात्मक कार्यों को पूर्ण करता है, यानी एक फंक्शनल इकाई के रूप में कार्य करता है। सांस्कृतिक हस्तांतरण यानी कल्चरल ट्रांसमिशन। सामाजिकरण के द्वारा समूह अथवा समाज अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से संस्कृति ग्रहण करती है। हस्तांतरण की इस प्रक्रिया के अभाव में समाज अपनी निरंतरता नहीं बनाए रख सकता और न ही संस्कृति को जीवित रखा जा सकता है। तो ये थी सामाजिकरण की कुछ विशेषताएं, जिसमें वो सीखने की प्रक्रिया को, संस्कृति को आत्मसात करने का, स्वयं का विकास आजीवन प्रक्रिया के रूप में और कार्यात्मक सदस्य बनने का, साथ ही साथ सांस्कृतिक हस्तांतरण की भूमिका अदा करता है। अब आता है उद्देश्य, यानी सामाजिकरण के कुछ उद्देश्य हैं। सामाजिकरण के द्वारा बच्चा समाज में उठना, बैठना, घुलना मिलना और अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना सीखता है। सामान्य दशा में जनरल जो हैं कुछ इसके उद्देश्य हैं, जैसे आकांक्षाओं की पूर्ति। सामाजिकरण नियमबद्धता के साथ आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में सहायक है। समाज सामान्य सांस्कृतिक मूल्यों का ही संचरण नहीं करता, वरन विशिष्ट आकांक्षाएं भी पैदा करता है। यानी हाँ, इसमें पहला उद्देश्य यह रहता है कि सभी की आकांक्षाएं पूरी हों। दूसरा है क्षमता एवं योग्यताओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्किल एंड एबिलिटीज। सामाजिकरण का उद्देश्य व्यक्ति में ऐसी क्षमताएं एवं योग्यताएं विकसित करना है जिससे कि वह समाज के अनुकूल बना रहे। प्राय परंपरागत व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं एवं सामान्य अनुकरण के द्वारा उन्हें सीखना एवं दैनिक जीवन में प्रयोग लाया जाता है।
आधारभूत नियमबद्धता का विकास। सामाजिक जीवन में सफलता के लिए नियमबद्धता, अनुशासन और सामाजिक सहयोग की आवश्यकता अपरिहार्य है। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति में नियमबद्धता और अनुशासन उत्पन्न किया जा सकता है। समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को तत्काल प्राप्त करने को प्रोत्साहित करती है। इसका उद्देश्य भावी लक्ष्यों और सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करना सीखना है। चौथा उद्देश्य है सामाजिक भूमिकाओं को सीखना, टू टीच परफॉर्मेंस ऑफ सोशल रोल्स। समाजीकरण द्वारा व्यक्ति को अपनी सामाजिक भूमिका निभाने और उससे संबंधित अभिवृत्तियों को सीखने का कार्य भी किया जाता है। व्यक्ति समाज में रहकर समय समय पर अनेक पद और कार्य को ग्रहण करता है और अनेक लोगों के संपर्क में आता है। प्रत्येक पद की अपनी भूमिका होती है जो समाजीकरण द्वारा सीखी जा सकती है। तो ये थे समाजीकरण के कुछ उद्देश्य जिनकी पूर्ति के बाद समाजीकरण को वह पूर्ण कर लेता है। अब आता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक विकास या समाजीकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। ये विभिन्न अवस्थाओं में देखा जाता है। बच्चा जब जन्म लेता है, ओरल स्टेज होती है शिशु अवस्था से उसकी किशोरावस्था तक का जो पार्ट है वो समाजीकरण की प्रक्रिया के तहत आता है। अब एक एक करके हम उन्हें देख लेते हैं। सामाजिक विकास या समाजीकरण की प्रक्रिया बच्चे के जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। विकसित मस्तिष्क, केंद्रित की जाने वाली दृष्टि, घुमाई जा सकने वाली गर्दन, हाथ और अंगूठे की विशिष्ट स्थिति, बोलने की क्षमता आदि के कारण मनुष्य में ही सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण की क्षमता है। उसकी इस विशिष्ट क्षमता एवं योग्यता के कारण उसमें सीखने के गुण पाए जाते हैं। प्राय सामाजिक विकास की प्रक्रिया के दो रूप देखने को मिलते हैं, निषेधात्मक नेगेटिव, असत्यात्मक यानी पॉजिटिव। निषेधात्मक रूप बालक के व्यक्तित्व पर ऐसा प्रभाव डालता है जो समाज को स्वीकार्य नहीं होते हैं। इनसे मनुष्य दोषी और आपराधिक प्रवृत्तियों का अभ्यस्त हो जाता है। जबकि असत्यात्मक यानी धनात्मक रूप बालक के व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव डालता है। परिणाम स्वरूप बालक में अच्छे गुणों को आत्मसात करने में समर्थ होता है। पार्सन्स कहते हैं कि बच्चा उस पत्थर के समान है जिसे जन्म के समय सामाजिक तालाब में फेंक दिया जाता है, जिसमें रहकर वह अपना समाजीकरण करता है और समाज का अंग बन जाता है। समाजीकरण का एक सूत्र के द्वारा भी प्रकट किया जा सकता है, जिसमें व्यक्ति और समाज मिलकर समाजीकरण व्यवहार या समाजीकरण को सीखते हैं। यह विभिन्न कार्य और स्तरों और सोपानों में किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को इस तरह से देखा जा सकता है। पहली जो अवस्था है, विभिन्न अवस्थाओं में, पहला है मौखिक अवस्था में सामाजिक विकास। मौखिक अवस्था का संबंध जन्म के समय से है। गर्भ में भ्रूण आराम पूर्वक रहता है, किंतु जन्म के समय प्रथम संकट का सामना करना होता है। उसे सांस लेनी होती है, उसे पेट भरने के लिए श्रम करना होता है, गीलापन, सर्दी से पीड़ा होती है और रोकर अपनी आवश्यकता बतानी होती है। समाजीकरण की यह प्रथम प्रक्रिया है जिसमें बालक मौखिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहता है। शिशु अपनी आवश्यकता, सुख दुख मुंह के माध्यम से व मुंह के हाव भाव से प्रकट करता है, इसलिए इसे मौखिक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक अपनी माँ के अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। यदि अन्य व्यक्ति व बालक की देखभाल में लगा है तो वह भी माँ की ही भूमिका निभाता है। इस अवस्था में बालक धीरे धीरे भूख पर नियंत्रण करना सीखता है, माँ के शरीर के संपर्क से आनंद का अनुभव करता है। इस सोपान की अवधि 1 से 1.5 वर्ष तक होती है, यानी मौखिक अवस्था 1 से 1.5 साल तक। इस अवस्था में बालक दूसरे बच्चों में कोई रुचि नहीं लेता है। 3 माह की आयु तक के बालक की श्रवण क्षमता इतनी विकसित हो जाती है कि व्यक्तियों और वस्तुओं की गतियों का निरीक्षण करने लगता है। 4-5 वर्ष का बालक अनेक चेहरों को पहचानने लगता है। उसमें मुस्कुराने और मंद हंसने की स्थिति आ जाती है। 5-6 माह में उसका और अधिक विकास हो जाता है और क्रोध और मित्रता का व्यवहार समझने लगता है। 12 माह तक, यानी जब 1 साल का होता है, बालक तो ध्वनियों का अनुकरण करने लगता है, अपरिचितों को देखकर डरने लगता है, रोना प्रारंभ कर देता है। 1 वर्ष का बालक दूसरे बालकों के बालों और कपड़ों को पकड़ने लगता है, हल्की वस्तुओं को छीनने का प्रयास करता है। इस अवस्था तक बालक सहयोगात्मक खेल प्रारंभ कर देते हैं। इस अवस्था में कुछ सामाजिक अनुक्रियाएं होती हैं, जैसे अनुकरण यानी बच्चा इमिटेशन से सीखता है, आश्रितता यानी डिपेंडेंस, दूसरों पर निर्भर रहता है, ईर्ष्या, सहयोग, ध्यान आकर्षित करना और अवरोधी व्यवहार, ये कुछ तरह के जो व्यवहार हैं जो देखने में आते हैं, बच्चा इनको करता है। अब दूसरी अवस्था ले लेते हैं, तादात्म्यकरण अवस्था।
इसका जो विकास है ये समाजीकरण की प्रक्रिया के तहत इसमें क्या क्या होता है। यह पूर्व बाल्यावस्था एवं उत्तर बाल्यावस्था की मिश्रित अवस्था है। यह अवस्था सामान्यतः 4 वर्ष की आयु से लेकर 13-14 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में बच्चा पूरे परिवार का सदस्य हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा लड़के व लड़की के यौनिक भेद और शारीरिक भिन्नताओं को देख भले ही ले, परंतु उनके यौन संबंधी प्रकारों का उसे ज्ञान नहीं होता है। इस अवस्था में बालक का शारीरिक, मानसिक, गत्यात्मक और भाषा आदि का विकास हो जाने के कारण खेलों के प्रति उन्मुख हो जाता है। समाजीकरण की इस प्रक्रिया के दौरान कुछ प्रतिमान जो है दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे आक्रामकता। इस अवस्था में बालकों का व्यवहार आक्रामक हो जाता है। 5-6 वर्ष के पश्चात आक्रामक व्यवहार की तीव्रता और आवृत्ति दोनों कम होने लगती है। आक्रामकता का प्रमुख कारण बच्चों की इच्छाओं की अवहेलना करना है। झगड़ा। 2 से 6 साल की आयु में झगड़े की प्रधानता रहती है। एक से अधिक बच्चे आपस में खेलने पर ऐसा भाव प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बालिकाओं की अपेक्षा बालक झगड़े में अधिक शक्ति का प्रयोग करते हैं। चिढ़ाना यानी टीजिंग, यह ईर्ष्या की स्वाभाविक प्रक्रिया है। बहुधा बच्चे अपने से कमजोर या छोटे बच्चों को चिढ़ाते हैं। सहयोग। 3-4 वर्ष के बालक में सहयोग की भावना दिखाई देती है। सामूहिक खेल भावना इसका स्पष्ट उदाहरण है। बच्चे दूसरों के साथ जितना अधिक रहेगा, उसमें सहयोग के लक्षण उतने ही ज़्यादा और जल्दी उत्पन्न होते हैं। फिर आता है ईर्ष्या। 4 वर्ष की आयु के बालकों में ईर्ष्या के लक्षण नजर आते हैं। ईर्ष्या खेलने, लिखने, पहनने आदि के संबंध में पाई जाती है। आश्रितता, डिपेंडेंसी। इस प्रक्रिया में बच्चा जिन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाता या नहीं करने की स्थिति में होता है, उनके लिए दूसरों पर आश्रित होता है। ये घर से प्रारंभ होती है, परंतु कुछ बातें उसे अन्य स्थानों पर भी ले जाती है। असुरक्षा या बीमारी के समय आश्रितता के लक्षण ज़्यादा दिखाई देते हैं। मित्रता। बच्चे अपने साथियों और वयस्क दोनों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने लगते हैं। प्रारंभ में भाई बहन घर के अन्य सदस्यों के मित्र बनाता है। स्कूल जाने के बाद अपने ही उम्र के बच्चों के साथ या पड़ोस के बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करने लगता है। सामाजिक अनुमोदन। बालकों में अपने व्यवहार, भाषा, उपलब्धियों आदि के संबंध में अनुमोदन पाने की इच्छा होती है। कायरता, ईर्ष्या, असुरक्षा की भावना वाले बच्चों में सामाजिक अनुमोदन की भावना अधिक पाई जाती है। 10 वर्ष की अवस्था का इस भावना में तीव्र गति से विकास होता है। खेल। इस अवस्था में बालक में खेल की भावना जागृत होती है। अच्छे खिलाड़ी के लिए उदारता का होना अत्यंत आवश्यक है। बालक में खिलाड़ी के गुण का होना उसके सामाजिक विकास को दर्शाता है। उत्तरदायित्व। सामाजिक विकास बालक में उत्तरदायित्व की भावना को समझने और पूर्ण करने का रास्ता प्रशस्त करता है। बालक में उत्तरदायित्व की भावना का विकास कितना, किस प्रकार का और किस आयु से प्रारंभ होगा, यह बालक के प्रशिक्षण पर निर्भर करता है। बड़े आकार के परिवारों के बच्चे अपेक्षाकृत उत्तरदायित्व को अच्छी तरह समझते हैं। यौन विरोधी भाव। इस अवस्था के अंतिम काल में प्राय बालकों में विपरीत सेक्स के प्रति वरीयता पाई जाती है। 5-6 वर्ष की आयु में बालक बालिकाओं में कुछ कुछ विरोधी भाव उत्पन्न होने लगते हैं। लड़के अपने को अधिक क्रियाशील और कौशल युक्त समझते हैं। यौन संबंधी भावना के कारण दोनों ही वर्गों में उच्चता और हीनता की भावनाएं विकसित होने लगती है। इससे उनके व्यवहार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सामाजिक सूझबूझ। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में सामाजिक सूझबूझ आने लग जाती है। सामाजिक सूझबूझ का अभिप्राय है सामाजिक परिस्थितियों को समझना और उनका प्रत्यक्षीकरण करना। प्राय लड़कियों में सामाजिक सूझ लड़कों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। जैसे हरलोक ने कहा है, बालक जितना अधिक लोकप्रिय होता है, सामाजिक सूझबूझ उससे उतनी ही अधिक होगी। सामाजिक परिस्थितियों का जितना अधिक प्रत्यक्षीकरण करता है, उतना ही अधिक लोकप्रिय होता है। अब आता है तीसरी अवस्था, यानी वयस्संधि अवस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन प्यूबर्टी। यह अवस्था लगभग 18 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था तक बालक का अधिकांश सामाजिक विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालकों में शारीरिक परिवर्तनों के अतिरिक्त उनकी अभिवृत्तियों यानी दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आ जाता है। इस अवस्था के परिवर्तन हैं, जैसे बालक के समाज विरोधी व्यवहार में वृद्धि होती है एवं बालक में जीवन के प्रति विरोधी अभिवृत्ति होती है। कुछ बालकों में सामाजिक विकास में इस अवस्था का व्यवधान कोई विशेष अंतर नहीं डालता। बालकों में वयस्संधि के अवस्था के परिवर्तन के कारण अन्य कुछ और भी परिवर्तन होते हैं, जैसे सहयोग, उदारता, लोकप्रियता, सामाजिकता आदि। ये सभी परिवर्तन ऋणात्मक रूप में होते हैं। बालक समूह की अपेक्षा एकांत को प्राथमिकता देते हैं। तो यह थी वयस्संधि अवस्था में सामाजिक विकास या समाजीकरण की प्रक्रिया। अब आता है किशोरावस्था में सामाजिक विकास।
सोशल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। किशोरावस्था, जो कि प्राय यौवनारंभ के समय से शुरू होती है, एक ऐसी अवस्था है जिससे युवा बालक और बालिका अपने बुजुर्गों के नियंत्रण से अधिकाधिक स्वतंत्रता चाहने लगते हैं, विशेष रूप से यौन गतिविधियों में। इस अवस्था में शरीर में शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं। इन परिवर्तनों के कारण किशोर के मन, स्वतंत्रता और भय दोनों ही समान रूप से सक्रिय होने लगते हैं। व्यवसाय और जीवन साथी के चयन के निर्णय के असमंजस के कारण यह भारी तनाव की अवस्था होती है। किशोरावस्था में बालक परिवार के अतिरिक्त पड़ोस, मित्र और नव आगंतुकों के संपर्क में आने के कारण उसे अपने विचार और व्यवहार में समायोजन करना पड़ता है। इस परिवर्तन का प्रभाव उसके सामाजिक विकास पर भी पड़ता है। जैसे बालक और बालिका दोनों ही अपने अपने समूह की रचना करते हैं, जिनका उद्देश्य प्राय मनोरंजन होता है। इसकी पूर्ति के लिए वे निकट स्थानों की यात्रा, खेल, नृत्य, संगीत सुनना आदि पर समय व्यतीत करते हैं। समूह की रचना के कारण बालकों में सहयोग, सहानुभूति, सद्भावना तथा नेतृत्व के आदि के गुणों का विकास होने लगता है। इस अवस्था में बालकों में निर्धारित लिंग की और आकर्षित होने की रुचि बढ़ जाती है। एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए वेशभूषा, साज सज्जा तथा अन्य गुणों के दिखावा करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। किशोरावस्था में आयु बढ़ने के साथ साथ सामाजिक क्रियाओं में भाग लेने के अधिक अवसर प्राप्त होने लगते हैं और सामाजिक समायोजन बढ़ता चला जाता है। मित्रों की संख्या प्रारंभ से सर्वाधिक अधिक होती है और मित्रता में दृढ़ता का आभास होता है। किशोरावस्था में बच्चों का अपने बुजुर्गों से किसी न किसी बात पर संघर्ष और मतभेद हो जाता है। माता पिता बच्चों को आदर्श के अनुसार ढालना चाहते हैं अथवा नैतिक आदर्श का उदाहरण प्रस्तुत करके उसके अनुसरण करने के लिए दबाव डालते हैं। अनेक बार उनके ये विचार बच्चों को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित करने लगते हैं। इस अवस्था के अंत तक किशोर बालक और बालिकाएं किसी न किसी चिंता या समस्या में उलझे रहते हैं। पढ़े लिखे परिवार में चिंता का मूल कारण अपने भावी कैरियर का निर्धारण करना होता है। इसके अतिरिक्त धन, प्रेम, विवाह, कौटुंबिक जीवन जैसी अनेक समस्याएं भी निरंतर बनी रहती हैं। ये समस्याएं किशोर बालक और बालिकाओं के सामाजिक विकास की गति को तीव्र या मंद, उचित या अनुचित दिशा प्रदान करती है। इस अवस्था में ग्रामीण बालकों पर परिवार का एवं शहरी बालकों पर मित्रों और बाहर का वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। इस अवस्था में बालकों में परा अहम यानी सुपर ईगो अर्थात नैतिकता की भावना भी पैदा हो जाती है एवं सांस्कृतिक मूल्यों एवं व्यक्तिगत अनुभवों के द्वारा किशोर में आत्मनियंत्रण की क्षमता पैदा होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया उपरोक्त अवस्थाओं में ही समाप्त नहीं हो जाती, वरन यह आजीवन चलती है। समाजीकरण की यह प्रक्रिया धीरे धीरे भाषा के ज्ञान, अच्छे बुरे की पहचान, उत्तरदायित्व का एहसास और जीवन मूल्यों के निर्धारण के कारण उत्तरोत्तर सरल होती जाती है। किशोरावस्था के पश्चात भी यह प्रक्रिया युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था से गुजरती है। व्यक्ति अनेक नए पद ग्रहण करता है और उसके अनुरूप भूमिका भी निभाता है, कार्यात्मक कार्य भी करता है। तो ये था सामाजिकरण की प्रक्रिया जो मौखिक अवस्था से शुरू हुई, तदात्मीकरण अवस्था, फिर वय संधि, किशोरावस्था तक हमने देखी और इसके बाद भी यह प्रौढ़ावस्था को पार करते हुए वृद्धावस्था तक हम समाजीकरण की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। जैसे जैसे हम नए पदों से सुशोभित होते हैं, हम समाजीकरण की जो प्रक्रिया है या विकास है उसमें दृढ़ता हमारे में आने लगती है। अनुभवों का भंडार हमारे साथ मिलता चला जाता है। अब आता है सामाजिक विकास के कुछ मानदंड यानी क्राइटेरिया होते हैं कुछ, जिनके बाद ही समाज हमें एक्सेप्ट करता है, हमें कोई पद या हमें जो समाज है वो अपने अनुरूप हमें मानता है कि हाँ ये जो है समाज का प्राणी है। सामाजिक विकास के मानदंडों से तात्पर्य उन विशेषताओं और लक्षणों से है जिनके आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है किसी व्यक्ति का समाजीकरण किस रूप में हो रहा है, जैसे पॉजिटिव समाजीकरण हो रहा है या नेगेटिव की तरफ जा रहा है। जब हम कुछ मापदंडों को प्राप्त कर लेते हैं तो समाज हमें मान्यता समाजीकरण के रूप में मान्यता दे देता है, समाज का हिस्सा हम बन जाते हैं। तो पहला मापदंड जो है इसमें, जो कि समाज के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है सामाजिक परिपक्वता, जिसे सोशल मैच्योरिटी भी कहते हैं। सामाजिक परिपक्वता क्या है? व्यक्ति के मूल्यों, नियमों, आदर्शों तथा अभिवृत्तियों के कारण के अनुसार
अपने सामाजिक व्यवहारों का प्रदर्शन करे। यानी समाज के कुछ नियम होते हैं, आदर्श होते हैं, जब हम उनके अनुरूप अपना कार्य करते हैं, कोई व्यक्ति करता है, तो उसमें सामाजिक परिपक्वता पाई जाती है। किसी भी बालक में सामाजिक परिपक्वता एकाएक नहीं आती। आयु के विभिन्न स्तरों पर इसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे बालक शारीरिक रूप से परिपक्व होता जाता है, उसमें वैसे वैसे ही सामाजिक परिपक्वता आती जाती है। जो व्यक्ति बहिर्मुखी होते हैं, उनमें सामाजिक परिपक्वता अंतर्मुखी व्यक्तियों की तुलना में अधिक पाई जाती है। तो सोशल मैच्योरिटी एक पहला लक्षण है जो बताता है कि हम समाजीकरण की परिपक्वता में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा आता है सामाजिक अनुरूपता, सोशल कन्फर्मिटी। सामाजिक प्रतिमानों के अनुसार कार्य करना सामाजिक अनुरूपता कहलाती है। सामाजिक प्रतिमानों से तात्पर्य प्रत्येक समाज व समूह के आदर्शों, रीति रिवाजों, परंपराओं, लोकाचार तथा धार्मिक रीति रिवाजों से हैं। जब कोई व्यक्ति सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप कार्य करता है, तो वह सामाजिक अनुरूपता कहलाती है। किसी व्यक्ति की सामाजिक अनुरूपता जितनी धनात्मक होती है, उसका सामाजिक विकास उतना ही अच्छा माना जाता है। यानी समाज में जो मान्य रीति रिवाज मापदंड है, उनके अनुरूप जब हम कार्य करते हैं, तो समाज हमें एक्सेप्ट करने लग जाता है। फिर आता है सामाजिक समायोजन, सोशल एडजस्टमेंट। समाज के सदस्यों के बीच शीघ्रता से तादात्म्य स्थापित कर लेना ही सामाजिक समायोजन कहलाता है। कुछ व्यक्ति विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी सामाजिक समायोजन आसानी से कर लेते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति अनुकूल परिस्थितियां होते हुए भी अच्छा सामाजिक समायोजन नहीं कर पाते हैं। सामाजिक समायोजन में बालकों के संवेगों का प्रभाव पड़ता है। जो बालक क्रोध, भय, घृणा, ईर्ष्या और अप्रसन्नता जैसे ऋणात्मक संवेगों का अनुभव निरंतर करते रहते हैं, उनका सामाजिक समायोजन अच्छा नहीं होता है। इसके विपरीत धनात्मक संवेगों की अनुभूति करने वाले व्यक्तियों का सामाजिक समायोजन अच्छा होता है। व्यक्ति के सामाजिक समायोजन का आकलन इस बात से किया जा सकता है कि अच्छे सामाजिक समायोजन वाले व्यक्ति समाज के बीच अधिक लोकप्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों पर नेतृत्व आसानी से कर लेते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तियों की तुलना में बहिर्मुखी व्यक्तियों का सामाजिक समायोजन अच्छा होता है। फिर आता है सामाजिक अंतःक्रियाएं। यह मापदंड बताता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच परस्पर सामाजिक क्रियाओं के आदान प्रदान से को ही सामाजिक अंतःक्रियाएं कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, संगठनात्मक या विघटनात्मक। संगठनात्मक सामाजिक अंतःक्रियाएं सामाजिक संबंधों को मजबूत करती है, जैसे सहयोग, सहानुभूति, सामुदायिकता की भावना, मित्रता, सहिष्णुता आदि संगठनात्मक अंतःक्रियाएं हैं। ये सामाजिक ढांचे को मजबूत करती है। विघटनात्मक सामाजिक अंतःक्रियाओं के अंतर्गत तनाव, संघर्ष, झूठ बोलना, चोरी करना, दूसरों को तंग करना आता है। ये क्रियाएं सामाजिक ढांचे को विघटित करती हैं। किसी भी व्यक्ति के सामाजिक विकास का मूल्यांकन इस बात से किया जा सकता है कि उसकी सामाजिक अंतःक्रियाएं कैसी हैं। संगठनात्मक क्रियाएं स्वस्थ सामाजिक विकास का मापदंड है, जबकि विघटनात्मक क्रियाएं दोषपूर्ण सामाजिक विकास का परिचायक होती हैं। अब आता है सामाजिक सहभागिता, यानी हमारा सोशल पार्टिसिपेशन समाज में कितना है। कोई भी व्यक्ति सामाजिक कार्यक्रमों में किस सीमा तक भाग लेता है, इससे उसकी सामाजिक सहभागिता का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों का सामाजिक समायोजन अच्छा होता है, उनकी सामाजिक सहभागिता उच्च कोटि की पाई जाती है। इसके विपरीत जिनका सामाजिक समायोजन अच्छा नहीं होता है, वे सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से कतराते हैं। स्वस्थ सामाजिक विकास के लिए सामाजिक सहभागिता आवश्यक है। और इसमें जो एक चीज़ सामने आई है कि बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिनका व्यक्तित्व थोड़ा बाहर अच्छे से सबसे मिलजुल के करने वाला होता है, तो उनका समायोजन भी अच्छा पाया जाता है, उनके अंदर मैच्योरिटी अच्छी पाई जाती है, समायोजन अच्छा पाया जाता है, उनके अंतःक्रियाएं भी बहुत अच्छी तरह से रहती हैं और उनकी समाज में सहभागिता भी उच्च कोटि की पाई जाती है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व जो एकांत प्रिय होते हैं, उनमें मैच्योरिटी भी कम होगी, वो अनुरूपता के अनुसार हर परिस्थिति में ढल नहीं पाते हैं, उनका समायोजन भी दूसरों के साथ नहीं बैठ पाता है और अंतःक्रियाएं तो ना के बराबर होती हैं और सहभागिता भी निल पाई जाती है या बहुत कम पाई जाती है। तो ये थे सामाजिक विकास के कुछ मापदंड, जिनके जो क्राइटेरियाज थे, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति के अंदर सामाजिकता का कितना विकास हुआ है, पॉजिटिव हुआ है या नेगेटिव। इसी के साथ आज का जो ये टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी आगे की ही
टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।